हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ एंटीजन एंड व्हाट इज़ एंटीबॉडी। एंटीजन वह बाह्य तत्व, सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीव का एक छोटा सा खंड या सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थ है जो कि हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और अपने खिलाफ एंटीबॉडीज़ या इम्यून सेल्स का निर्माण करवाते हैं। ये एंटीबॉडीज़ या इम्यून सेल्स इन एंटीजन्स को नष्ट कर देती हैं। और एंटीबॉडीज़ इन एंटीजेंस के खिलाफ बनने वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बी लिम्फोसाइट ब्लड सेल्स के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ये वाई शेप्ड मॉलिक्यूल हैं जो कि 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बने होते हैं, जिसमें से 2 श्रृंखलाएँ बड़ी या हैवी चेन्स कहलाती हैं और 2 श्रृंखलाएँ जो होती हैं वो छोटी होती हैं जिन्हें हम लाइट चेन्स कहते हैं। इनके एमिनो टर्मिनल जो होते हैं वो आर्म्स के अपर पार्ट में रहते हैं और लोअर पार्ट जो होता है वो एन टर्मिनल, सी टर्मिनल या कार्बोक्सी टर्मिनल होता है। लाइट चेन और हैवी चेन का जो एन टर्मिनल पार्ट होता है, इसमें एमिनो एसिड सीक्वेंस जो होती हैं वह विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। प्रत्येक एंटीजन के खिलाफ बनने वाली प्रत्येक एंटीबॉडी में इस रीजन के अंदर एंटीजन सीक्वेंस में काफ़ी परिवर्तन पाया जाता है। इसलिए हम इस रीजन को हाइपर वेरिएबल रीजन कहते हैं और ये वही भाग है जो कि एक एंटीजन द्वारा जुड़ता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, एंटीजन का वह खंड जो कि एंटीबॉडीज़ जुड़ता है उसे हम एपिटॉप कहते हैं और एंटीबॉडी का यह पार्ट जो कि एपिटॉप से जुड़ता है इसको हमने हाइपर वेरिएबल रीजन कहा है या हम इसको पैराटॉप भी कह सकते हैं। चूँकि ये पैराटॉप एपिटॉप के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पूरक होता है, इसलिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन भी कहते हैं। तो इस प्रकार एंटीजन के एपिटॉप और एंटीबॉडी के पैराटॉप के बीच में कुछ इंटरेक्शंस होते हैं, कुछ बंध बनते हैं जिसकी वजह से ये दोनों मिलके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस कहते हैं। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस बिल्कुल उस प्रकार की होती है जैसे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्शंस होते हैं या इंटरेक्शंस होते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस अभी क्या जाए विशिष्ट प्रकार की होती हैं, हाईली स्पेसिफिक होती है, जिसमें एक एंटीजन अपने खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी से ही जुड़ सकता है। एंटीजन का एपिटॉप और एंटीबॉडी के पैराटॉप के बीच में जो ज्यामिति या केमिकल कैरेक्टर्स या रासायनिक संरचना जो पाई जाती है वो एक दूसरे के पूरक होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे से क्लोजली फिट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और इनके बीच में विभिन्न प्रकार के बंध बनते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो होता है वह द्विआण्विक या बाइमोलिकुलर होता है और ये उत्क्रमणीय प्रकार का एसोसिएशन होता है। एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शंस होते हैं उसमें जो केमिकल बॉन्ड्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी इंटरेक्शंस। और ये बॉन्ड्स जो होते हैं वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं या असहसंयोजी प्रकार की प्रकृति के होते हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार के होते हैं जैसे कि एक प्रोटीन जो होता है वो किसी सेल के रिसेप्टर से जुड़ता है या एक एंजाइम जो होता है वो अपने सबस्ट्रेट से बाइंड होता है। इस प्रकार की जो बाइंडिंग होती है वो उत्क्रमणीय रिवर्सिबल प्रकार की होती है, क्योंकि जब भी हाई आयोनिक स्ट्रेंथ या एक्सट्रीम पीएच होता है उस कंडीशन में ये जो बॉन्ड्स होते हैं, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो डिसोसिएट हो सकते हैं या टूट सकते हैं और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो टूट सकते हैं, उनकी स्टेबलाइजेशन जो होता है वो कम हो सकता है। तो इस प्रकार एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का जो स्टेबिलिटी है वो इन वीक टाइप के नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स के ऊपर टिकी हुई होती है। तो जितना ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्लोजली फिट होगा, जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी ज़्यादा उनके बीच में एफिनिटी पाई जाएगी और ये एंटीजन एंटीबॉडी संकुल जो है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल बनेगा। अब इसमें किस किस प्रकार के नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं? पहला है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड क्या होता है? 2 अपोजिटली चार्ज आयोनिक ग्रुप के बीच में जो भी अट्रैक्शन होता है या जो बंध बनता है इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। जैसे कि एंटीबॉडी के लाइसिन एमिनो एसिड के बीच में जो एमिनो ग्रुप जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये एस्पार्टेड, एक एंटीजन का जो एस्पार्टेड है उसके बीच में जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो इन पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड।
सेकंड है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड दो हाइड्रोफिलिक ग्रुप के बीच में बनता है, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। तो इसके बीच में दो जो जितने भी दो नेगेटिवली चार्ज जैसे कि ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन जो है उसको शेयर किया जाता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन को शेयर किया जाता है। नाइट्रोजन एंड कहते हैं ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन को शेयर किया जाता है। तो दो नेगेटिवली चार्ज एटम के बीच में एक हाइड्रोजन को शेयर किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वीक प्रकार का इंटरेक्शन है और ये तभी स्ट्रेंथली बनता है जबकि दोनों मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल जिनके ऊपर ये ग्रुप पाया जाता है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप पाया जाता है, वो एक दूसरे के नज़दीक हो। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या है? दो जल विरागी समूह के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। जैसे कि प्रोटीन्स, एंटीजन एंटीबॉडी के प्रोटीन्स में की जो साइड चेन्स होती है उसमें वैलिन, ल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक समूह होते हैं। इनके बीच में जो जलीय अणु होते हैं उनको निकाल दिया जाता है और ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, और इस तरह की जो अट्रैक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। और मेनली जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस होते हैं, ये जो प्राइमरी इंटरेक्शंस होते हैं, इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो होता है वो इसी प्रकार के बंधों का होता है। लगभग 50% जो प्रकार के जो बंध होते हैं वो हाइड्रोफोबिक प्रकार के ही होते हैं। नेक्स्ट है वंडरवॉल बॉन्ड्स। वंडरवॉल बॉन्ड्स क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि हर मॉलिक्यूल के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाया जाता है, जिससे कि एक मॉलिक्यूल जो होता है वो एक डाइपोल की तरह काम करता है, और दो मॉलिक्यूल के जो अल्टरनेट डाइपोल होते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वंडरवॉल बॉन्ड। तो ये वंडरवॉल बॉन्ड जो होता है वो भी बहुत वीक होता है, ये कमज़ोर प्रकृति का होता है। ये तभी काम करता है जबकि दो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक हो। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन जो है वो तभी काम करते हैं जबकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास में, बहुत छोटे वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर, जैसे कि 1 एंगस्ट्रॉम से कम डिस्टेंस पे वो हो। जितना अधिक मॉलिक्यूल्स एंटीजन एंटीबॉडी पास में होंगे उतना ही अधिक उनके बीच बंध बन सकेंगे, उनमें एफिनिटी पाई जाएगी और बनने वाला जो संकुल है वो उतना ही अधिक स्टेबल होगा। अब हम बात करेंगे एंटीजन फंक्शन की। जब भी एक एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके खिलाफ बी लिम्फोसाइट ब्लड सेल जो होती है वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है। ये एंटीबॉडीज़ करती है, किस तरीके से काम करती हैं? वो न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो जैसे कि वायरस या कोई टॉक्सिक प्रोटीन है उसके चारों तरफ वो बंध जाती हैं, उसको कोट कर लेती हैं। कोट करने से क्या होगी कि उनके वो प्रोटीन जो कि किसी सेल या टिश्यू के रिसेप्टर पर जुड़ के उनको हार्म पहुंचा सकते हैं या उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, अब वो साइट्स जो होती हैं उस टॉक्सिक प्रोटीन और वायरस से पाई जाने वाली जो साइट्स होती हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, वो ढक जाती हैं, छिप जाती हैं, जिससे कि वो किसी टिश्यू या सेल से नहीं जुड़ पाते हैं। तो एंटीबॉडी कोटेड ये जो प्रोटीन्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और इनको स्प्लीन या एक्सक्रीटरी सिस्टम द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्सोनाइजेशन। कुछ ब्लड सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स, इनमें ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है उनका फैगोसाइजेशन या भक्षण कर देती हैं। भक्षण करने के बाद इन सेल्स के अंदर मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स के अंदर पाए जाने वाले लाइसोसोम्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो इन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। और ऑप्सोनाइजेशन जो प्रक्रिया करने वाली जो सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ऑप्सोनिन्स, जैसे कि मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो ब्लड के अंदर कुछ लगभग 11 से 12 प्रकार के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इन प्रोटीन से जुड़ के उनको एक्टिवेट कर देता है एक कैस्केड सिस्टम में, चैन रिएक्शन के रूप में। पहले एक प्रोटीन एक्टिवेट होता है, वो दूसरे को करता है, दूसरा तीसरे को करता है।
अल्टीमेटली उनसे जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो या तो किसी दूसरी इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं जो कि इस एंटीजन को मार सके, या वो खुद मिलके कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि इस एंटीजन को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीजन्स को नष्ट करती है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ एफिनिटी, एविडिटी एंड क्रॉस एक्टिविटी। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी एंटीबॉडीज़ में सेम स्ट्रेंथ, स्पेसिफिसिटी और स्टेबिलिटी के साथ में वो एंटीजन से बाइंड नहीं हो सकती, अर्थात हर एंटीबॉडी में किसी विशेष प्रकार के एंटीजन के साथ जुड़ने की एक विशेष प्रकार की स्ट्रेंथ या रासायनिक बंध बनने चाहिए, या एक वो स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए आपस में, तभी वो स्टेबल प्रकार का कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे। इनके बीच में इस स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ को ही हम बोलते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एफिनिटी या एविडिटी से। एफिनिटी क्या है? एफिनिटी क्या है? कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ टोटल नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन बिटवीन सिंगल एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी एंड सिंगल एपिटॉप। मतलब कि हम जैसे कि जानते हैं कि वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है एंटीबॉडी, इस पे 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है। तो एक एंटीजन बाइंडिंग साइट और एक एपिटॉप के बीच में जितने भी केमिकल इंटरेक्शंस पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं एफिनिटी। जितना ये दोनों आपस में क्लोजली फिट होंगे, इसमें जितने अधिक प्रकार के नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, उतनी अधिक इसमें एफिनिटी पाई जाएगी। और इसमें कम रासायनिक बॉन्ड बनेंगे या इनमें पूरकता जो है कॉम्प्लीमेंट्री कम होगी, तो वीक प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि बहुत ही ईजीली पीएच में हल्का सा भी डिफरेंस हुआ या आयनिक स्ट्रेंथ में हल्का सा डिफरेंस हुआ तो ये एंटीजन मॉलिक्यूल जो होता है बहुत ही ईजिली एंटीबॉडी से डिसोसिएट हो सकता है। लेकिन अगर ये बंध जो है वो स्ट्रॉन्ग, मतलब कि अधिक संख्या में बनते हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल प्रकार का होता है। इनमें एफिनिटी जो होती है वो बहुत अधिक पाई जाती है, वो बहुत लंबे समय तक कहते हैं ईजिली डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं। व्हाट इज़ एविडिटी? एविडिटी क्या है? एविडिटी स्ट्रेंथ ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शंस बिटवीन मल्टीवैलेंट एंटीबॉडी एंड एंटीजन। क्या होता है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक एंटीबॉडी जो होती है उसमें 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, जिसे कि हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। मतलब एक एंटीबॉडी जो होती है उसकी 2 वैलेंसी होती है, वो 2 एंटीजन के साथ जुड़ सकती हैं। हमने डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ पढ़ी हैं, जैसे कि कहते हैं IgA, IgG, IgM, IgD और IgE। उसमें हमने पढ़ा था कि IgA और IgM जो होते हैं, IgA डाइमेरिक और IgM पेंटामेरिक होते हैं। मतलब IgA में 2 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं और IgM में 5 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। इसका मतलब IgA जो है उसकी 4 वैलेंसी है और IgM जो होती है उसकी 10 वैलेंसी है। मतलब IgA प्रकार की जो एंटीबॉडी है उसके अंदर 4 एपिटॉप्स या एंटीजन मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं और IgM में 10 प्रकार के मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं। तो ये टोटल स्ट्रेंथ एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल वो भले पेंटामेरिक फॉर्म में है, मोनोमेरिक फॉर्म में है या डाइमेरिक फॉर्म में है, इस फॉर्म के टोटल केमिकल बॉन्डिंग इंस्ट्रक्शंस एंटीजन के साथ में उस स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं एविडिटी। कई बार क्या होता है कि जैसे IgM है वो पेंटामेरिक फॉर्म में है, उसके सिंगल एंटीजन बाइंडिंग साइट के ऊपर एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, इट मीन्स उसकी एफिनिटी लो है। लेकिन चूंकि उसको 10 एंटीजन के साथ वो जुड़ रहा है तो उसकी एविडिटी ज़्यादा हो जाती है ना। तो मतलब वो स्ट्रांगली काम कर रहा है, वो हाईली कहते हैं वो किसी भी एंटीजन को जोड़ने के लिए उसमें एविडिटी जो होती है वो ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उसमें जो एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग टाइप का हो जाता है। तो कई बार मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में लो एफिनिटी होती है, बट एविडिटी अधिक होने के कारण में एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग टाइप का बन जाता है। क्रॉस एक्टिविटी। क्रॉस एक्टिविटी क्या होती है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है, एक एंटीजन जो होती एक मतलब 2 विभिन्न प्रकार के एंटीजन्स हैं जो कि सेम एपिटॉप शेयर करते हैं। मतलब 2 अलग अलग सोर्सेज से एंटीजन्स हैं, उनका एक छोटा सा खंड एपिटॉप जिसकी रासायनिक संरचना जो होती है लगभग समान प्रकार की होती है, जिससे उनसे बनने किसी एक के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है
तो वो एंटीबॉडी दूसरे एंटीजन के साथ भी रिएक्शन कर सकती है। इसको हम बोलते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी। इसको हम देख सकते हैं एफिनिटी वर्सेस एविडिटी। एफिनिटी रेफर्स टू स्ट्रेंथ ऑफ ए सिंगल antibody antigen interaction. Each IgG antigen binding site typically has high affinity for its target. ये एक एंटीजन है, इसके ऊपर ये एपिटॉप है, एंटीबॉडी है। तो इसके बीच में जो एफिनिटी है, सिंगल एफिनिटी जो है, तो IgG प्रकार की जो होती हैं एंटीबॉडी जो होती हैं, उनके बीच में एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में जो एफिनिटी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। ये है IgM प्रकार की, जिसमें कि 5 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हुए हैं। अब इसके बीच में जो सिंगल एंटीजन एंटीबाइंडिंग साइट है उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ में एक साथ जुड़ सकता है। 4 के साथ एक साथ जुड़ा हुआ दिखाया है इसको। तो टोटल जो केमिकल इंटरेक्शंस जो होते हैं वो इसके तुलना में अधिक हो जाते हैं, तो इसकी एविडिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है क्रॉस एक्टिविटी। क्रॉस एक्टिविटी जैसे हमने बात की थी कि 2 डिफरेंट एंटीजन्स हैं जिनके एपिटॉप जो होते हैं उनकी लगभग संरचना समान होती है। तो एक एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती है वो दूसरे एंटीजन के एपिटॉप के साथ भी बाइंड हो सकती है। इसे हम कहते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी। आज के लिए इतना। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं उससे फिर सेकेंड रिएक्शंस क्या होती हैं। थैंक यू।